नमस्कार जंट में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं एक मुलाकात। एक मुलाकात में आज हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, राजस्थान, गोवा और जम्मू कश्मीर के प्रभारी अविनाश राय खन्ना साहब। खन्ना साहब, आपका जंट में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेरा अपनी तरफ से, पार्टी की तरफ से सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। राजस्थान में चुनाव है विधानसभा के, और यूं तो अभी लोकसभा के चुनाव भी सभी जगह पे होंगे। राजस्थान में यात्रा शुरू हो रही है, राजस्थान गौरव यात्रा। किस तरह से देखते हैं राजस्थान की चुनौतियों को? सबसे पहले मैं एक बात को आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी एक कैडर बेस्ड पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी के पास एक संस्कारित, समर्पित कार्यकर्ता है। राजस्थान में 51,000 के करीब बूथ हैं, तो हमारी जो रचना है वो बूथ लेवल तक है। तो मैं कह सकता हूं कि जो आने वाला चुनाव है, हमारे पास इतनी बड़ी कार्यकर्ता की फोर्स है जी। उस हिसाब से हम लोग ये चुनाव को, उस चुनौतियों को बहुत जल्दी सामना करते हुए इनको कवर करेंगे और जीत जो है वो निश्चित हम हासिल करेंगे। यहाँ का एक मिथक है राजस्थान में कि एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी की सरकार बनती है, और इस बार कार्यकर्ता ने मन बनाया है कि हम इस मिथक को तोड़ना चाहते हैं। इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। ऐसा क्या है कि इस बार बीजेपी की वापसी हो सकती है? सबसे पहले जिन मुद्दों को लेकर हमने सरकार बनाई वो थे अंत्योदय। हम आखिरी लाइन में खड़े हुए लोगों की सेवा करना चाहते थे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार, केंद्र का नेतृत्व और राज्य का नेतृत्व दोनों इतने सक्षम हैं और इतनी अच्छी नीतियां बनाई हैं कि कार्यकर्ता बड़े सम्मान से, गर्व के साथ जनता में जाकर उनकी बात कर सकता है। अगर हम लोग कंस्टिट्यूएंसी वाइज देखें, विकास की कोई कमी जो नहीं हमने छोड़ी और हर कंस्टिट्यूएंसी में करोड़ों के काम हुए हैं। केंद्र सरकार ने इस राज्य को अपनी पूरी मदद देकर इस राज्य को और विकास में गति जो है दी है। मैं कह सकता हूं कि केंद्र में श्री नरेंद्र भाई मोदी और अमित शाह जी का संगठन के रूप में नेतृत्व, और यहाँ पर मदनलाल सैनी जी संगठन और वसुंधरा जी का सरकार में नेतृत्व, ये चार जो फोर्सेस हैं, चार जो नेता हैं, ये एक बहुत बड़ी ताकत है। कार्यकर्ता के साथ मिलकर हम लोग काम करेंगे तो डेफिनेटली उस मिथक को हम तोड़ पाएंगे। चलिए, मिथक तोड़ने की बात है, आपने काम भी खूब करवाए जो बीजेपी दावा कर रही है, लेकिन फिर भी निर्विरोध जो व्यक्ति सामने दिखाई देता है वो भी सावधानी से काम करता है। तो कुछ सावधानी बरतने के लिए ऐसी कुछ चीजें हैं जो अभी चेतावनी की तरह आपको लगती हैं कि इन समय थोड़ा सावधान रहना है, तभी सरकार की वापसी हो सकती है? सबसे बड़ी बात है कि कभी भी कार्यकर्ता को हम बार बार कह भी रहे हैं, समझा भी रहे हैं, बातचीत भी हो रही है कि धरातल पर रह के ही हमें काम करना होगा, जमीन नहीं छोड़नी होगी। सबको बूथ पर काम करने के लिए कहा गया है कि बूथ जीता इलेक्शन जीता। तो इसलिए बार बार बूथ की मजबूती के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और हर बूथ के ऊपर 20 कार्यकर्ता खड़े हों कम से कम, उसके लिए भी हम लोगों ने आह्वान किया और बहुत कामयाबी के साथ हम आगे बढ़े हैं। चुनौतियां वो यही है कि कार्यकर्ता जो है वो इस बात को मान के कि हम जीत रहे हैं, ढिलाई न बरते, उसको पूरा एक्टिव चुनाव तक रखना, ये हम लोग उसका विचार कर रहे हैं। कांग्रेस भी बूथ को मेंटेन करके चल रही है, मेरा गौरव मेरा बूथ, हर विधानसभा वार वो अपने सम्मेलन कर रहे हैं। दूसरा, दो चीजें मैं कॉमन देख रहा हूं बीजेपी और कांग्रेस दोनों में। सोशल मीडिया, उनका भी काफी फोकस है, आप लोगों का भी है, और 13 और 14 के इलेक्शन में जो मजबूती रही बीजेपी को, सोशल मीडिया का बड़ा योगदान रहा मोदी जी को लेके आने में भी। तो दोनों चीजें कॉमन है, बूथ वो भी साध रहे हैं, आप भी साध रहे हैं, तो मजबूती वो भी लोग पूरा ध्यान देंगे इस पे। आपने देखा होगा कि शायद जब से हमने मेरा बूथ, सबसे मजबूत बूथ की बात कही है जी, तो कांग्रेस ने भी मेरा बूथ, गौरव बूथ की बात कही है। कॉपी की उन्होंने, कॉपी भी कह सकता हूं, लेकिन हुआ क्या, हम लोग बूथ को मजबूत करने की बात करते हैं, लेकिन कांग्रेस की फितरत ऐसी है कि वो बूथ को तोड़ने की बात शुरू हो गई है। आप देखिए कितनी लड़ाइयां उनकी बूथ पे हो रही हैं। तो एक लाइन में अगर कहूं कि कौवा चला हंस की चाल, अपनी भूल गया। आज नकल तब होती है जब अपने पास कुछ उसको देखने के लिए कार्यकर्ता भी हों। आज हमेशा जो कांग्रेस का एक काम करने का ढंग रहा है, वो ऐसे मुद्दे देकर, कभी जातिवाद पे लड़ाई, कभी इलाकावाद पे लड़ाई, कभी कुछ ऐसा इशू लेकर, लेकिन हमने
स्ट्रांग और वो काम किए हैं जिसमें जनता का और देश का भला हो। तो ये डिफरेंस है दोनों पार्टियों में। हमारा कार्यकर्ता जो है वो कार्यकर्ता एक समर्पित कार्यकर्ता है, वो तो किसी व्यक्ति से जुड़ा हुआ कार्यकर्ता भी नहीं है। आप कई बार देखेंगे ये फलां का दल का है, ये फलां का दल है। हम लोग किसी के दिल के पास तो हैं लेकिन दल के पास भी साथ है। जी, एक बड़ी चर्चा है कि 21 जुलाई को जब अमित शाह साहब आए थे, 2 दिन की प्रदेश कार्य समिति रही, जब विस्तारकों की मीटिंग चल रही थी, बूथ प्रभारियों की मीटिंग चल रही थी, तो ये चर्चा का विषय है कि उन्होंने नाराजगी जताई कि 1 साल पहले मैं जो निर्देश देके गया था बूथ मजबूती के लिए, वो पूरी तरह से खरे नहीं उतर पा रहे हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में जो विस्तारक योजना है बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। जी, जितनी वर्कशॉप हमने विस्तारकों की है वो बड़ी सफल रही है। वो बैठक आधी अध्यक्ष ने ली और आधी बैठक फिर संगठन मंत्री ने वो ली। अगले दिन फिर वो बैठक चली। नाराजगी नहीं होती, सलाह होती है। बड़े नेता जो हैं वो अपनी सलाह देते हैं, एडवाइस करते हैं। आखिर वो कार्यक्रम करने का मकसद क्या होता है कि अगर हमें में कोई कमी है वो हम दूर करें। तो वो एक सलाह के रूप में, वो एक दिशा निर्देश के रूप में वो हमारे मार्गदर्शक हैं। तो जो वो राय देते हैं हम लोग उसको मानते हैं। कभी भी नेता अपनी पार्टी से कभी नाराज नहीं होता, सिर्फ वो अपनी राय देता है। खन्ना साहब, हाल ही में जो 2 पार्लियामेंट और 1 विधानसभा का बाई इलेक्शन हुआ, जिसमें 17 विधानसभा सीट कवर हो रही थी, 17 वो सीट बीजेपी ने लूज की जो अच्छे बहुमत के साथ में जीत दर्ज कराई थी। इस इलेक्शन को किस तरह से देखते हैं, क्योंकि कांग्रेस में एक उत्साह का संचार देखा जा रहा था कि हमने बाई इलेक्शन फतेह किया तो विधानसभा चुनाव भी हम जीत सकते हैं। वो हमारे लिए एक आई ओपनर था। जनता के बहुत काम किए, शायद रजिस्टर नहीं करा पाए। तो आपने देखा हुआ चुनाव के बाद बार बार एक बात हो रही है, जो इनको लाभ दिया कम से कम कार्यकर्ता उससे जाके बात तो करे ना कि उनको लाभ मिला, कैसे महसूस कर रहे हैं। तो उसने हमें कोई डिमोरलाइज नहीं किया, हमें और उत्साहित किया कि हमें और काम करने की जरूरत है। तो उसका रिजल्ट आपने देखा 7 जुलाई को, जिस ढंग से देश के प्रधानमंत्री ने पहली बार सारे देश में पहला कार्यक्रम था जो सीधा संवाद 12 स्कीमों के लाभार्थियों से हुआ। वो 1% थे। यहां पर 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर लाभार्थी हैं, यहां पर 2.5 करोड़ के करीब लाभार्थी आए थे। तो वो बात को लेकर हम आज भी 2.5 लाख 2.5 करोड़ में से 2.5 लाख 1% आए थे। तो आज भी हम लोग यात्रा से पहले भी यात्रा के बाद भी अलग अलग तरह के सम्मेलन कर रहे हैं। मैं अभी संभाग की बैठक बीकानेर की लेके आया हूं, फिर जिलों की बैठकें हुई, फिर संभाग की बैठक हुई। तो जिस ढंग से हम यात्रा का उत्साह देख रहे हैं, तो ये एक निश्चित है कि हम लोग हर वोटर तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। ये यात्रा जो आपकी अभी जो चल रही है, 2 चीजें हैं इसमें। वसुंधरा जी ने पहले 2003 में परिवर्तन यात्रा, 2013 में स्वराज संकल्प यात्रा, 2 यात्रा जब अपोजिशन में थी तब निकाली। पहली मर्तबा सत्ता में रहते हुए यात्रा निकाल रही हैं। तो जब आप अपोजिशन में होते हैं तो काफी एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब सत्ता पक्ष में होते हैं तो एक जवाबदेही बनती है, जनता हिसाब मांगती है अपने समय का। तो ये यात्रा कुछ चैलेंजेस रहेंगे, क्योंकि कुछ आवाज इस तरह की आ रही हैं कि कुछ समाजों की नाराजगी हैं, कुछ बेरोजगारों की नाराजगी हैं। 2 यात्राएं जैसे आपने बताया सत्ता परिवर्तन के लिए थी जी। अब सत्ता में दोबारा आने के लिए यात्रा है, इसलिए राजस्थान गौरव यात्रा इसका नाम रखा गया है। राजनीति में चुनौतियां रहती हैं, उस चुनौतियों को दूर करना, उसका सामना करना, उसके लिए जो कार्यकर्ता होता है वो बहुत बड़ा एक सहायक होता है। तो कार्यकर्ता ट्रेंड रहे, कार्यकर्ता का मनोबल बना रहे, उसके लिए हम लोग, आपने देखा होगा कि हमारे संविधान में भी प्रोवाइडेड है कि नेशनल लेवल से लेकर बूथ तक हमारी यहाँ बैठकें जो हैं वो निश्चित है। नेशनल लेवल पर हम 3 महीने के बाद मिलते हैं, स्टेट में 3 महीने बाद मिलते हैं, मंडल तक 3 महीने में मिलते हैं। लेकिन हमारा बूथ जो है वो साल में 18 बार मिलता है। 12 बार वो देश के प्रधानमंत्री का कार्यक्रम मन की बात सुनता है। 6 कार्यक्रम हमने और दे रखे हैं, वो कार्यक्रम वो करता है। जिस पार्टी का बूथ 18 बार साल में मिले, आप समझ सकते हैं कि वो पार्टी कितनी मजबूती से खड़ी होगी। इसका ये कारण है कि हमने बार बार सभी वो राज्य जीते जिन राज्यों में हम अपेक्षा भी नहीं कर सकते थे
कि हम जीत पाएंगे। तो जो चैलेंजेस हैं वो हम अपने कार्यकर्ता, जो कि संस्कारित और समर्पित कार्यकर्ता है, समर्पित कार्यकर्ता है, उसके बलबूते पर जीतेंगे। और हमने काम किए हैं। कई बार होते हैं गप्पे मार के लोग जाते हैं, तो हमने गप्पे नहीं मारी, हमने काम किया। माइक्रो मैनेजमेंट की बात डेफिनेटली। किस राज्य को फॉलो कर रहे हैं कि जहां पे सफल रहा प्रयोग और फिर राजस्थान में भी उसे लेके आ रहे हैं? देखिए, ये नेशनल पॉलिसी है हमारी जी। उत्तर प्रदेश में बहुत कामयाब रहा। आप कोई नहीं मान रहा था कि हम 2 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमने 300 से ऊपर सीटें जीती, फिर लोकसभा में 70 के ऊपर सीटें जीती। तो ये माइक्रो लेवल पर जो मैनेजमेंट होती है, और माइक्रो और मैक्रो लेवल दोनों, इसलिए मैं कह रहा हूं कि नेशनल से लेकर बूथ तक हमारी पार्टी का एक संपर्क बना हुआ है और वहीं हर कार्यक्रम होते हैं। चलिए, एक मुलाकात में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे और ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। बने रहिए आप हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एक मुलाकात में हमारे साथ हैं भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अविनाश राय खन्ना साहब, जो राजस्थान के प्रभारी भी हैं। खन्ना साहब, एक चीज मैं जानना चाहूंगा आपसे कि वसुंधरा राजे बड़ी मजबूती के साथ में यहाँ पे, और मैं व्यक्तिगत रूप से एज ए जर्नलिस्ट में कह सकता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर उनमें काफी है। जो ब्यूरोक्रेट्स पे अक्सर ये सवाल खड़ा करते हैं कि पॉलिटिशियंस को चलाते हैं, लेकिन उनकी बहुत अच्छी पकड़ है। इसके बावजूद भी लगातार 5 साल कंप्लीट करने को हैं, और पहले साल से ही ये सवाल उठने शुरू हुए कि चेहरा बदल रहे हैं, बीजेपी में चेहरा बदल रहे हैं। ये आवाजें क्यों उठ रही थी? मेरा ख्याल है कि मैंने भी कई बार स्टेटमेंट दिया है, और अभी अमित शाह जी भी आए थे, उन्होंने भी स्पष्ट कह दिया है जी। और नरेंद्र भाई मोदी भी जब आए थे, हमारे माननीय देश के प्रधानमंत्री, उन्होंने भी स्पष्ट रूप से कह दिया है कि ये चुनाव जो है वो वसुंधरा जी के नेतृत्व में लड़ा जाएगा। अब कई लोगों को मैं समझता हूं कि पार्टी के बाहर जो अपोजिशन पार्टी हैं, वो शायद इस बहम में रहते हैं कि एक स्ट्रांग नेता को बदलकर ऐसी अफवाह उड़ा दें कि शायद कोई नेतृत्व चेंज हो जाएगा। तो ये जो चर्चाएं हैं, ये प्रतिपक्ष की जन मानते हैं? बिल्कुल, मैं नहीं समझता कि पार्टी की तरफ से ऐसा कोई है। ये कोई सिर्फ समय पास करने के लिए ऐसी कोई चर्चाएं, या भ्रमित करने के लिए ऐसी कोई चर्चाएं लोग ऐसे कर रहे हैं जो शायद सही राजनीति को नहीं जानते। अब पार्टी का नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व हम छोड़कर कोई पार्टी ऐसा निर्णय लेती कि वो जो काम अच्छे हो रहे हैं उसको हम छोड़ के ब्रेक लगा के किसी और को ले आए। आपने भी कहा कि व्यक्तिगत तौर पे आप भी मानते हैं कि एक सक्षम नेतृत्व है, तो फिर हम क्यों छोड़ेंगे? जी। प्रदेश अध्यक्ष का जो अशोक परनामी को बदलने का निर्णय रहा, 74 डेज तक एकदम पेंडेंसी रही, वो एक कार्यकर्ताओं के बीच बड़ा चर्चा का विषय रहा कि केंद्र और राज्य के बीच सहमत का खेल चल रहा है। सहमत तो नहीं थी। मैं एक पार्टी का एक अच्छा मानता हूं सिस्टम है जिसमें हम लोग बातचीत करके, सहमति करके, हमारे संविधान में भी लिखा हुआ है कि उसको चुनना है सब पर सहमति बने। तो आपने देखा होगा कि 74 दिन में बेशक अध्यक्ष नहीं रहा, लेकिन पार्टी का कोई कार्यक्रम रुका नहीं। पार्टी वैसी चलती रही जैसे पहले चल रही थी। सभी कार्यक्रम हुए, रैलियां हुई, बैठकें हुई, लेकिन जब पूरी सहमति हुई तो हमने एक उस व्यक्ति को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया जो बिल्कुल धरातल से, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति था। जी, लेकिन लंबा पीरियड बहुत निकल गया इसमें, करीब 1.5 महीने का वक्त। ठीक है, 74 दिन आप कह रहे हो, लेकिन उसमें मैंने 2 महीने से भी 2.5 महीने का वक्त निकल गया। मैंने जो कहा ना होने के बावजूद भी पार्टी का कोई काम नहीं रुका, क्योंकि जब वो कैडर बेस्ड पार्टी होती है, हमारा कोई भी कार्यकर्ता, हमारा कोई भी नेता किसी व्यक्ति से जुड़ा नहीं हुआ। हम लोग अपनी पार्टी से, अपनी पार्टी के आदर्शों से, अपनी पार्टी एम एंड ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए जब ऐसा कोई सिस्टम हो तो उसमें डिले होना, कुछ होना, उसका फर्क पार्टी पे ऊपर नहीं पड़ता। आज नेता आए हैं तो एकदम सब लोगों ने कहा कि कमाल है, आप उस लीडर को ढूंढ के लाए हैं जो वाकई ही जमीन से जुड़ा हुआ था। जी खन्ना साहब, कुछ व्यक्तिगत आपसे मेरे सवाल हैं। राजनीति में आप आए, उससे पहले कुछ इच्छा थी कि मैं ये बनना है मुझे? मैं बाई प्रोफेशनल एडवोकेट हूँ जी। मेरे पिताजी भी एडवोकेट थे और मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ। राजनीति में आने से पहले मैं प्रत्यक्ष संघ की जिम्मेवारी मेरे ऊपर थी। तो मैं 1997 में राजनीति में पहली बार आया और मुझे वो सीट दी गई चुनाव लड़ने के लिए जो हमने लगातार 52 साल हारी।
वो कांग्रेस कम्युनिस्ट डोमिनेटेड सीट थी। बाद में बीएसपी ने 2 बार जीती। तो मैं तब जीता जब हमारे मात्र 3 एमएलए जीते थे। उसके बाद मैं पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष बना और हाउस में मैं ग्रुप लीडर भी बना। तो मेरा सिर्फ मकसद था सेवा करना। और राजनीति का प्लेटफॉर्म एक ऐसा है जहां आप जनता की सेवा के साथ साथ जनता के कामों को भी कर सकते हो। तो इसलिए मैं समझता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मुझे पार्टी ने दिया है जिसके ऊपर मैं अपना जो मेरे मन में बात है सेवा करना, उसको भी मैं कर रहा हूं। ये तो शुरू से राजनीति में आने की इच्छा थी? सेवा कर ही रहे थे। ये तो एक हम लोग कह सकते हैं कि संगठन से जुड़े आदमी हैं। जहां संगठन जिम्मेदारी लगाए वहां हम लोग काम करते हैं। संघ को क्यों चुना आपने उस वक्त? बचपन से मैं स्वयंसेवक हूं। मैं चौथी में पढ़ता था, 4th क्लास में, जब से मैं शाखा में जाता हूं। तो शुरू से शाखा में रहे, अलग अलग जिम्मेवारी रही। मैं घटनायक से लेकर मुख्य शिक्षक, नगर कार्यवाह, तहसील कार्यवाह, जिला संपर्क प्रमुख, जिला सेवा प्रमुख, ये सब दायित्व मैंने निभाए हैं। तो जब आप राजनीति स्वयंसेवक बने, वो एक दौर था जब कांग्रेस का दौर था, कांग्रेस चारों तरफ कांग्रेस नजर आती थी, तो आप भी जा सकते थे उस वक्त कांग्रेस में? नहीं, देखो मेरी विचारधारा जो थी वो राष्ट्र भक्त संगठन को चुनना जी। और बचपन से ही ऐसी मन में कल्पना थी, विचार थे। तो संघ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिसके ऊपर हमने काम किया और बहुत कुछ सहा भी। इमरजेंसी भी सही, राम जन्मभूमि के आंदोलन में भी बहुत कुछ सहा, लेकिन उसके बाद भी कभी मन नहीं विचलित हुआ। आज बड़े दमखम के साथ ये पार्टी आगे बढ़ रही है। तो मैं समझता हूं कि देश को एक ऐसा नेतृत्व मिला है जो कभी वो भी स्वयंसेवक थे। राजनीति में किसी ने प्रभावित किया आपको कि उनकी विचारधारा, उनका कैरेक्टर मुझे बहुत प्रभावित? हाँ, अटल जी के साथ मुझे एज एमपी भी काम करने का मौका मिला है। तो उनका जो व्यक्तित्व था वो एक बहुत प्रभावित करने वाला व्यक्तित्व था। उनके साथ व्यक्तिगत मिलना भी होता था। पार्लियामेंट में भी वो दिशा निर्देश देते थे, एडवाइस देते थे। अध्यक्ष होने के नाते, जब मैं पार्टी का अध्यक्ष था उन नाते, तब भी मुझे उनके साथ काम करने का मौका मिला। बाकी मुझे 3 अध्यक्षों के साथ काम करने का मौका मिला है। राजनाथ जी के साथ, उस समय पार्टी का अध्यक्ष था, और गडकरी जी के साथ। गडकरी जी ने मुझे ऑल इंडिया का ह्यूमन राइट्स सेल का इंचार्ज बनाया था। फिर अमित शाह जी की टीम में मैं काम कर रहा हूं। मेरा ख्याल एक मैं ही अकेला ऐसा पदाधिकारी हूं जिसके पास 3 प्रदेश हैं, और तीनों प्रदेश गोवा, जम्मू कश्मीर और राजस्थान, सब चैलेंजिंग प्रदेश हैं। तो 80 में जब बीजेपी की स्थापना हुई, एक आइडियोलॉजी के साथ में हुई, अभी आपको लगता है किसी भी राजनीतिक दल की आइडियोलॉजी उसी तरह से बची है उस पैरामीटर में जिसके आधार पर उसकी आधारशिला रखी गई थी? मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस आइडियोलॉजी को लेकर बनी, पहले तो ऐसा एक समय आया जब हमने अपना एग्जिस्टेंस ही खत्म कर दी थी, जब जनता पार्टी में जनसंघ को मर्जर कर दिया। बहुत बड़ा सेक्रीफाइस उस समय हमारी पार्टी ने किया। लेकिन 80 में फिर दोबारा नई पार्टी खड़ी करना और एक विचारधारा के साथ खड़ी करना और उस विचारधारा के साथ कॉम्प्रोमाइज ना करना, ये लगातार 80 से अब तक हम चल रहे हैं और आगे भी ऐसे चलते रहेंगे। जम्मू कश्मीर के प्रभारी भी हैं। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने उस पार्टी के साथ में कॉम्प्रोमाइज किया जो इलेक्शन से पहले मोदी जी स्वयं उसे आतंकियों की जननी बताया करते थे। ऐसा क्यों किया कॉम्प्रोमाइज? देखिए, कुछ बातें प्रदेश और राष्ट्रीय हित में करनी पड़ती हैं जी। उस समय एक ऐसा दौर था कि नॉर्थ साउथ पोल 2 इकट्ठे को सत्ता में आए थे, और उसका कारण था कि वहां पर विकास और शांति हो तो दोनों पार्टियां मिलकर काम कर सकती हैं। और जितना मोदी जी ने जम्मू कश्मीर में ध्यान दिया, देश का कोई प्रधानमंत्री इतनी बार नहीं गया, मोदी जी 12 बार गए। होम मिनिस्टर कभी इतनी बार नहीं गया जितना बार राजनाथ जी गए। तो पूरा मन था कि उस वहां पर हम कुछ काम कर सके, इसलिए खुली ऑफर थी कि जितना कुछ सहयोग चाहिए केंद्र के साथ देंगे, और दिया। 80,000 करोड़ का पैकेज देना एक राज्य को छोटी बात नहीं, वो भी खुद मोदी जी। अपनी दिवाली जम्मू कश्मीर मनाना, ये भी बहुत बड़ी बात थी। सिर्फ मैसेज देने की कोशिश की कि हम जम्मू कश्मीर की जनता के साथ हैं। अब आपका अगला सवाल होगा कि आपने गठबंधन फिर क्यों तोड़ा? जी, गठबंधन हमने इसलिए किया था कि यहां पर एक नई दिशा हम लोगों को देगी,
जहां विकास और शांति दो चीजें होंगी, और हमने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के उसकी इंप्लीमेंटेशन के लिए काम किया। आगे क्या होता था, आगे जितना भी पैसा जाता था विकास का, वो दो परिवारों को पता होता था, या अब्दुल्ला फैमिली को या मुफ्ती जी फैमिली को। जब से हमारी सरकार आई तो सारी जनता को पता था कि कितना विकास का पैसा आया है। और जब वो सरकार, कुछ मानव अधिकारों का हनन होने शुरू हो गया, पत्रकारों की हत्या हो गई, फौजियों को घर से उठाकर मारना शुरू हो गया, जब लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो थी वो दूर हो गई, पत्थरबाजी बढ़ गई, तो एज ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी, सत्ता को प्यार न करते हुए हमने वहां से अपना समर्थन विड्रॉ किया। आपने देखा गवर्नर राज लगा हुआ है, घटनाएं जो देश विरोधी हैं कम हुई हैं। बीजेपी पहली बार जम्मू कश्मीर में एज ए गवर्नमेंट एंट्री की तो सारी चीजों को हमने बहुत नजदीक से देखा। यूं तो अटल जी जब प्रधानमंत्री थे, मोदी साहब 4 साल कंप्लीट कर चुके हैं, 5वें साल चल रहा है, सारी चीजें आप लोगों की नोटिस में। ऐसा कौन सी वहां पे वजह है जिसकी वजह से शांति बहाली में बड़ी बाधा हो रही है? किसी भी समस्या को हल करने के लिए दो बातों की जरूरत होती है, नियत और नीति। जी, जितने लोग सत्ता में रहे, पहले कांग्रेस एनसी का कॉम्बिनेशन रहा, किसी समय पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनती रही, तो कहीं ना कहीं जो नियत थी उसमें कमी रही है। हम उस बात को सहन नहीं कर पा रहे थे। हमारी नियत भी ठीक थी, नीति भी ठीक थी। हम चाहते थे वहां का विकास, हम चाहते थे वहां की पीस। उसके लिए केंद्र ने अपना पूरा साथ दिया और हम लोगों ने एज ए पार्टी, एज ए सरकार, कोलिशन गवर्नमेंट, हमने भी उसके ऊपर काम किया। अब देखिए वहां पर शेलिंग होती है, बंकर बनाने की बात बहुत देर से चल रही थी। अब हमारी सरकार ने वहां पर कम्युनिटी बंकर और इंडिविजुअल बंकर बनाने की प्रक्रिया जो शुरू की। अमरनाथ यात्रा हुई है, पीसफुल हो रही है। खन्ना साहब, जब भी इलेक्शन का समय आता है, प्रतिपक्ष की ओर से ये आरोप लगते हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति करती है बीजेपी, तो इस तरह के मुद्दे निकाल करके लेके आती है जिससे पोलराइज किया जा सकता है। सपोज जैसे असम का मुद्दा है ये, अभी 40 लाख वहां पे लोगों को बेघर करने की जो एक चर्चा चल रही है कि वो रूल्स को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो बाहर जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक भी मामला चला गया है। तो ये आरोप इलेक्शन से जस्ट पहले क्रिएट किए जाते हैं। ये आरोप लगता है कि बीजेपी क्रिएट करती है इस तरह के इश्यूज को ताकि वोटर को पोलराइज किया जा सके और उसका बेनिफिट उठा सके। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं। हम लोग सब, जो लोग जिस भी धर्म को मानते हैं, जिस भी जगह को मानते हैं, किसी में फेथ है, हम सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। और ये बताइए कि जब अटल जी इस देश के प्रधानमंत्री थे तो प्रेसिडेंट कौन बना? अब्दुल कलाम। डिफेंस मिनिस्टर कौन था? जॉर्ज फर्नांडिस। तो अगर हमारे मन में ऐसी कोई बात होती तो फिर हम क्यों ऐसा सोचते? आज हम ही ऐसे पार्टी हैं जो सब लोगों को साथ लेके चलने की कोशिश करती है। आप बताइए भाई साहब, मैं आपके द्वारा जनता से भी बात बताना चाहता हूं जी। जब औरंगजेब जो एक सिपाही था आर्मी में, उसका आतंकवादियों ने हत्या कर दी, क्या किसी भी पार्टी ने उस बात का विरोध किया? कोई वहां उनको मिलने गया? हमारे लोग गए। जब कश्मीर से कश्मीरी पंडितों को अनाउंसमेंट कर करके भगाया जाता था, तब उस समय इन लोगों को चिंता क्यों नहीं? तो आज अगर सुप्रीम कोर्ट के कोई निर्णय के कारण कोई डिसीजन लिया जा रहा है, उसके ऊपर भी ऑप्शन है। जो एनआरसी है उसका एक अपना काम है, वो एक संवैधानिक संस्था है। तो उसके लिए कल अमित शाह जी ने साफ कहा कि आप में हिम्मत नहीं थी काम करने की, फैसले आपके थे, निर्णय आपके थे, इम्प्लीमेंट हमें करना पड़ रहा है। आपने कश्मीरी पंडितों की बात की है, वापसी का रास्ता हो सकता है कभी उनका? वहां पर शांति का माहौल बनेगा, जरूर होगा। अब आप देखिए धीरे धीरे उन लोगों ने जितने उनके धार्मिक स्थान है वहां पर जाना शुरू किया। खीर भवानी का उनका कार्यक्रम होता है गांधरबाल में, वहां इस बार बहुत उत्साह के साथ उन्होंने मनाया। और खुशी की बात है कि भारतीय जनता पार्टी के जितने मुस्लिम कार्यकर्ता थे उन्होंने उनके लिए लंगर की व्यवस्था भी की हुई थी, व्यवस्था भी अच्छी की हुई थी। अब और भी जो स्थान है वहां पर उन्होंने जाना शुरू किया है। देश में मॉब लिंचिंग की बड़ी घटनाएं हो रही हैं, इससे कुछ लगता है बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है? अहिंसा अहिंसा होती है, तो हम कोई भी उसको जस्टिफाई नहीं कर सकता। हिंसा कोई पसंद नहीं करेगा, कोई पसंद नहीं करेगा। पीसफुल देश होगा तो तरक्की करेगा।
अब देखिए, कश्मीर में मसद में एक डीएसपी की हत्या कर दी गई। उस समय क्यों इनको बोला? वो मुस्लिम था, वो नमाज पढ़ने जा रहा था, फिर उसको क्यों नहीं इन लोगों ने किया? क्या लिंचिंग धर्म के साथ जोड़ के हम करेंगे क्या? या कौन कर रहा है उसके साथ करेंगे क्या? राजस्थान में क्या चुनौतियां देखते हैं आप, क्योंकि बहुत नजदीक से देख रहे हैं आप इलेक्शन में? कई बार क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है उसे कई कमियां नजर आती हैं। मैं इलेक्शन लड़ने वाला हूं तो मुझे अगर पब्लिक मेरे सामने खड़ी होती तो ऐसा लगता है कि मेरा माहौल बन रहा है। आपने बहुत नजदीक से देखे, चीजों को भी मालूम होगा। ऐसे क्या चैलेंजेस लगते हैं आपको? सबसे पहले तो जो काम किए हैं वो जन जन तक उसकी बात पहुंचे जी। जो आपने 3 चुनाव हारने की बात कही है, वो कमी रही हमारी कि हम उन बातों को जनता तक भुला नहीं पाए, उसको बात नहीं कर पाए। अभी क्या स्थिति है, पहुंची तो नहीं बात? इसलिए हाँ, डेफिनेटली हमने पूरा प्लान बनाया है। जैसे आपको कहा, मैंने बताया कि यात्रा से पहले, यात्रा के बाद बड़े बड़े सम्मेलन होंगे। एक हमने दिखा भी दिया जो एक मोदी जी साहब का, तो उनको जनता तक पहुंचाना। दूसरा, सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स, अच्छे कैंडिडेट्स, अच्छे चरित्र वाले कैंडिडेट्स, उनको हम लेके आएंगे। चले, समय का अभाव है और खन्ना साहब के साथ में मुद्दे बहुत सारे हैं, क्योंकि 3 राज्यों के प्रभारी हैं। हमने केवल राजस्थान पे फोकस रखा। कुछ सवाल जवाब हमने जम्मू कश्मीर, क्योंकि एक हॉट टॉपिक है, उस पर लेकर के और खन्ना साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जन टीवी को इतना समय दिया, हमारे दर्शकों से जुड़े, उसके लिए बहुत बहुत आभार आपका। आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक मुलाकात में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। नमस्कार, जय राजस्थान।